वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स के कुछ मॉडर्न मेथड्स। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि हम अपनी स्पीड को वेरी करने के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मेथड यूज़ करते हैं। अब उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो वेरिएबल स्पीड को हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं एडी करंट ड्राइव्स। एडी करंट ड्राइव, जैसा कि ये नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे एडी करंट को यूज़ किया जाता है आपकी जो मोटर है उसकी स्पीड को वेरी करने के लिए। अब एडी करंट ड्राइव को समझने के लिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा वर्किंग ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। तो ये जो मेथड है ये एक एडी करंट क्लच को कंसिडर करता है। मतलब एक एडी करंट क्लच होता है जो आपके आउटपुट स्पीड को वेरी करता है। अब ये जो क्लच होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका प्राइमरी मेंबर और एक होता है इसका सेकेंडरी मेंबर। अब जो प्राइमरी मेंबर होगा आपका वो आपके मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेंबर होता है जो फ्रीली रिवॉल्व होता है वो लोड शाफ्ट से कनेक्ट होता है, मतलब एक मोटर की शाफ्ट से और एक लोड शाफ्ट से। अब जो सेकेंडरी मेंबर होगा वो एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है डीसी से, डीसी के थ्रू एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी फील्ड वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी मेंबर में कनेक्ट होती है। अब जैसे ही आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट करेगी विद लोड, तो डीसी एक्साइटेशन जो है वो सेकेंडरी मेम्ब्रेन में प्रोवाइड कराया जाता है। अब डीसी एक्साइटेशन सेकेंडरी मेंबर में प्रोवाइड कराओगे तो वहाँ पे एडी करंट इंड्यूस होएगी। अब ये जो इंटरेक्शन होता है, देखो एक सेकेंडरी मेंबर है एक प्राइमरी मेंबर है। जो प्राइमरी मेंबर है वो मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट है, सेकेंडरी जो है वो लोड की शाफ्ट से कनेक्ट है। उस पर हमने सप्लाई दिया और उसको हमने सेपरेटली डीसी एक्साइटेड कर रखा है। तो इन दोनों में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब इन दोनों फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, इन दोनों फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से दो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है लोड शाफ्ट पर। अब आप इस डीसी एक्साइटेशन को वेरी करके आप जो भी आपको डिज़ायर्ड होता है, जो भी आपको अपने लोड की रिक्वायरमेंट से मैच करना है, अपने आउटपुट स्पीड को वेरी कर सकते हो। बस इस मेथड का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो स्पीड पर बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। मतलब लो स्पीड पर इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। पुअर कैसे हुई, देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम जब ये मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तभी तो एडी करंट इंड्यूस हो रहा है। अब एडी करंट इंड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है और उनके बीच इंटरेक्शन होता है तब हमारा ये मेथड जो है वो काम में आता है। तो ये जो लो स्पीड पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो पुअर होती है। तो ये होता है हमारा एडी करंट ड्राइव मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम। स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम, सबसे पहले तो स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम जो है वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्लिप रिंग्स लगाई जाती हैं। अब स्लिप पावर रिकवरी मेथड का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भी जैसे स्लिप रिकवरी सिस्टम में जैसे आपका जो रोटर वोल्टेज है वो स्पीड को कंट्रोल करता है। अब देखो स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम में क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पावर होगी, या ये जो स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम है ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा आपकी पावर होती है उनको रजिस्टर में डिसिपेट करने की बजाय उसको क्या करेगा, स्लिप रिंग में कलेक्ट कर लेता है और उसको एज ए मैकेनिकल पावर टू द शाफ्ट और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर टू द सप्लाई। मतलब जैसे डायनामिक ब्रेकिंग होती है ना, या रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, यदि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है तो आपका सिस्टम जो है वो बैक टू सप्लाई हो जाता है, वो वेस्टेज नहीं होता। तो वही चीज़ है स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम में, जो एक्सेस पावर होती है वो स्लिप रिंग के थ्रू कलेक्ट की जाती है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होती है मैकेनिकल पावर में और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर में सप्लाई को ट्रांसफ़र हो जाती है। अब चूंकि ये स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम जो होता है ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकली जो रिलेटिवली हाई पावर एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब जहाँ पर मोटर की स्पीड जो है 1 to 5 या इससे कम होती है, वहाँ पर इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्लड कपलिंग। अब फ्लड कपलिंग भी एक मेथड होता है जिससे आप अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है, तो फ्लड कपलिंग जो है ये थोड़ा सा नया है, तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। तो इसका फ्लड कपलिंग का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो फ्लड कपलिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हाइड्रोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है।
अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो फ्लड कपलिंग का कंस्ट्रक्शन समझने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें दो बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका इम्पेलर, एक होता है आपका रनर। एक इम्पेलर एक रनर, ठीक है। अब इम्पेलर और रनर ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक सर्किट बना लेते हैं। अब देखिए जो आपका इम्पेलर होता है वो जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम करेगा, और जो आपका रनर है वो टरबाइन की तरह काम करेगा। अब इम्पेलर और आपकी मोटर रोटर जो होगा, आपकी मोटर का जो रोटर होगा, उन दोनों की जो शेप होती है वो बॉल शेप्ड होती है, और उनमें इस तरह से ये दिख रहे होंगे ना आपको, ये वेन्स होते हैं, ये रेडियल वेन्स होती हैं, और ये सूटेबली एक ऑब्वियसली मोटर है तो इनको सूटेबली एक केसिंग में एनक्लोज्ड किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के सामने क्या होते हैं, फेसिंग होते हैं एयर गैप के थ्रू। अब जो आपका इम्पेलर है वो तो कनेक्ट है प्राइम मूवर से, और जो रोटर है वो ऑब्वियसली शाफ्ट से है। अब ये जो शाफ्ट है ये आगे जाके ड्राइवन इक्विपमेंट, मतलब जिस भी इक्विपमेंट को आपको ड्राइव करना है उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन कि इम्पेलर हुआ, रनर हुआ। इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम करेगा, आपका रनर टरबाइन की तरह काम करेगा, कौन किससे कनेक्टेड है। अब चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, या कह लीजिए जो हमारा मेन है वो है फ्लड, मतलब यहाँ पर हम किसी लिक्विड को फ्लो कराएंगे और वो लिक्विड जो है वो डिसाइड करेगा आपके स्पीड को, या वो लिक्विड आपकी जो आउटपुट की जो स्पीड है वो आउटपुट स्पीड को वेरी करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम थिन मिनरल ऑयल यूज़ करेंगे जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी और उसकी लुब्रिकेटिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये जो थिन मिनरल ऑयल होता है ये फ्लड कपलिंग फोम या केस बनाए जाते हैं, उनके अंदर ये फिल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका फ्लड है इसके फ्लो रेट आपको इसकी स्पीड को बताएगा कि आपको स्पीड कम करनी है या आपको स्पीड ज़्यादा करनी है। तो ये है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कि ये काम कैसे करेगा। अब देखिए, चूँकि हमने देखा कि इम्पेलर और रनर या रोटर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, लेकिन पावर तो ट्रांसमिट हो रही है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है तो पावर कैसे ट्रांसमिट हो रही है, पावर ट्रांसमिट होएगी आपके जो अभी आपने फ्लूइड जो फिल किया है उसके फ्लो से, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही इम्पेलर जो है वो रोटेट करेगा प्राइम मूवर के थ्रू, तो आपका जो फ्लड है जो आपके फिलिंग प्लग्स में भरा हुआ है वो बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगता है। अब ये एयर गैप को क्रॉस करता है, रनर की तरफ जाता है, ठीक है, और इम्पेलर की तरफ वापस आ जाता है। तो अब ये जो फ्लड है ये कितना मतलब फ्लो करेगा वहाँ से, मतलब कितना अमाउंट इसका फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट इसका फ्लो करना होता है। इसके लिए देखिए एक तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो फ्लड है ये फ्लो है फिलिंग प्लग्स में। तो जैसे ही आपका इम्पेलर जो है वो प्राइम मूवर के थ्रू रोटेट किया जाता है तो ये जो फ्लड होता है वो रैपिडली यहाँ से फ्लो आउट होना स्टार्ट होता है और इधर जाता है। अब देखिए यहाँ पे वो जो आपका फ्लूइड है उसका हेड और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो होगा उसका हेड, उन दोनों के हेड में क्या होगा, उन दोनों के हेड में डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाती है, आरपीएम बन जाती है। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यही होता है ना कि आपका जो रोटर होता है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, मतलब वहाँ पर एक रिलेटिवली स्पीड NS माइनस NR बनती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, इसके हेड में और यहाँ पे जो फ्लूइड हो रहा है इसके हेड में डिफरेंस की वजह से आरपीएम प्रोड्यूस होता है, और ये जो आरपीएम होती है ना ये स्लिप होती है इन दोनों के बीच में। तो कह सकते हैं कि स्लिप जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर आपकी स्लिप इंक्रीज़ हो रही है, मतलब आपके सिस्टम की स्पीड कम है ना, तो आपको स्पीड बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो इधर की तरफ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से जल्दी जल्दी से मोर रैपिडली एक्सिलरेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, और जब स्टैंड स्टिल की बात करेंगे उस टाइम पर मैक्सिमम फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो आया समझ में, ये होता है फ्लड कपलिंग मेथड। तो आपको जिस हिसाब से अपनी स्पीड चाहिए, अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से ज़्यादा फ्लड को फ्लो कराओगे, अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो इसको कम कर दोगे। तो ये फ्लड फिलिंग मेथड था फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर। चलिए अब ये जो मेथड है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेथड होता है ये नो लोड स्टार्टअप के लिए काम में आता है, और इसकी जो स्लीपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वाइड रेंज में होती है। वाइड रेंज का मतलब कि आपकी जो कंट्रोलिंग की जो एज होती है, कंट्रोलिंग की जो रेंज होती है वो वाइड होती है। आप एक लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएशन में अपनी स्पीड को वेरी कर सकते हो।
और ये क्या करता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी बोथ डायरेक्शन में, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन या एफिशिएंसी सेम होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की। तो अभी तक हमने पढ़ा था एनर्जी एफिशिएंट मोटर, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। अब एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए अभी तक हम जो कन्वेंशनली जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते आ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में देखो दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है फिक्स लॉस, एक होता है वेरिएबल लॉस। अब जो वेरिएबल लॉस होते हैं वो हमारे सिस्टम की लोडिंग पे डिपेंड करते हो। अगर आप अपने सिस्टम की लोडिंग ज़्यादा रखोगे तो लोड लॉसेस ज़्यादा होंगे, मतलब वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं लोड पर, तो उनको हम डिज़ाइनिंग के प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं कोर लॉस, जिनको आप अपने सिस्टम की जो कोर होती है उसको डिज़ाइन करके, वेल डिज़ाइन करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके आप उन लॉसेस को कम कर सकते हो। तो जो हमारी जो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर जो कोर लॉसेस होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। जो कहा जाता है कि जो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है उनमें 70% दिख रहा है आपको, 70% एनर्जी सेविंग है, रफली है ये एक रफली क्राइटेरिया है कि 70% एनर्जी जो है वो आपकी सेव हो रही है, ठीक है, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हो। अब एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को बनाना कैसे है, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए इसकी जो कोर की जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें आप एमोर्फस कोर यूज़ करिए, ठीक है। उसके एमोर्फस कोर की कुछ यूनिक फिजिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरह से ये अगर ऐसा आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है लो लोड पर वो 98.5% एफिशिएंसी होती है, मतलब 35% लोडिंग पर भी आपका ये ट्रांसफार्मर आपको 98.5% की एफिशिएंसी देता है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ना उनको बेसिकली इस एमोर्फस से बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लोडिंग जो होती है वो तो टाइम टू टाइम होती है, मतलब अगर आपको लोड देना है तो ही आप उसमें वेरिएबल लॉस होते हैं, लेकिन उसमें कोर लॉस कॉन्स्टेंटली होते हैं। तो वहाँ पर अगर अपन इस एमोर्फस मेटल को यूज़ करते हैं उसके कोर डिज़ाइन में, तो हम कोर लॉसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एट प्रेजेंट टाइम जो हमारा एमोर्फस मेटल का जो ट्रांसफार्मर है वो 1600 किलोवोल्ट एम्पियर तक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट की। अब क्या होता है बलास्ट, सबसे पहले तो बलास्ट क्या होता है, देखिए बलास्ट क्या होता है, ये बलास्ट जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एज ए स्टेबलाइज़र काम करते हैं। हमारे घरों के जो डोमेस्टिक पर्पज़ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, ये एसी हुआ, ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ये डायरेक्ट हमारे सप्लाई से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम इनमें एक स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। स्टेबलाइज़र यूज़ क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अगर हमारी सप्लाई में कोई भी वेरिएशन, कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो वो हमारे इक्विपमेंट को डिस्टर्ब ना करे, हमारे इक्विपमेंट को डैमेज ना करे। वो स्टेबलाइज़र हमारे इक्विपमेंट को स्टेबल आउटपुट वोल्टेज ही प्रोवाइड करे, ठीक है, यही काम होता है स्टेबलाइज़र का। तो जो स्टेबलाइज़र का काम है वही किसका काम है, बलास्ट का काम होता है। तो बलास्ट में क्या होता है, बेसिकली बलास्ट जो होता है वो हमारे सर्किट के लिए एज ए स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बलास्ट जो है वो अभी इन्वेंट हुआ है, पहले भी कन्वेंशनल बलास्ट भी थे। कन्वेंशनल बलास्ट में कुछ डिसएडवांटेज थी जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट के थ्रू क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। देखिए अब कन्वेंशनल बलास्ट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो आपके कन्वेंशनल बलास्ट थे उनमें क्या होता है कि कुछ किक प्रोड्यूस की जाती है या सडन फिजिकल डिस्ट्रप्शन प्रोड्यूस किए जाएंगे करंट में, ठीक है, टू प्रोड्यूस द हाई वोल्टेज। मान लो कोई लैंप है, उसको स्टार्ट होने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है। तो जो आपके कन्वेंशनल जो टेक्निक्स होती हैं, जो कन्वेंशनल टेक्निक्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक किक प्रोवाइड किया जाता है या एक किक जो है वो इंड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है। अब वो किक प्रोवाइड कराया जाता है, किक इंड्यूस्ड किया जाएगा। अब एक बात आप जनरली सोचो, अगर इन जनरल आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सडन आप इनपुट देते हो तो क्या होगा, सडन इनपुट देने से उसमें वेरिएशंस होगा ना, अगर तो वो एकदम से या तो हाई जाएगी या तो लो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम का जो वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज अप्लाई है वो अफेक्टेड होगा। तो मतलब एक तरह से जो कन्वेंशनल जो सिस्टम होते हैं वो हमारे जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होते, ठीक
ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐसे सडन स्टार्टअप करोगे तो आपके जो मैकेनिकल स्विच होते हैं या ये सब, इनमें भी हमारी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ कन्वेंशनल ब्लास्ट हैं, उनकी डिसएडवांटेज होती है। इनको रिमूव करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट यूज़ किए गए। अब इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट से आप, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट मतलब आप इसमें कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर लीजिए, IGBT यूज़ कर लीजिए, MOSFET यूज़ कर लीजिए एज ए स्विचिंग। अब जब ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट आप यूज़ करोगे तो ये हाई फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, ये आपके लैंप को इग्निशिएट करेगा, उसके गैस डिस्चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और जो लैंप है उसको पावर की सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होते कैसे हैं, ये आपको जो ये फिगर दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो है वो दिख रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपकी करंट, अगर मैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के वर्किंग प्रिंसिपल पे जाऊं, तो जो कन्वेंशनल सिस्टम होते हैं या कह लीजिए लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम होते हैं, उनमें क्या होती है कि आपके सिस्टम में जो आयोनाइजेशन स्टेट होती है वो इंस्टेंटेनियस वेरिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब उसकी आयोनाइजेशन डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर सिस्टम में कोई भी वेरिएशन हुआ तो आपके आउटपुट में वो वेरिएशन दिखेगा। जबकि अगर अपन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे तो उसमें जो आपकी आयोनाइजेशन स्टेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस करंट नहीं होती है। मतलब वो एक सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराता है और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है उस पर क्या है, आपके जो इंस्टेंटेनियस वेरिएशंस होते हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है और यही जो है इसका लार्जेस्ट एडवांटेज होता है। इसके अलावा ये एनर्जी सेविंग प्रोवाइड कराता है जो कि है ही मेन जो एडवांटेज है। ठीक है, अब एनर्जी सेविंग कैसे प्रोवाइड कराएगा, लो इंटरनल कोर लॉस होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करेंगे तो लो जो है वो इसके इंटरनल कोर लॉस हो जाएंगे और जो ओल्ड फैशन मैग्नेटिक ब्लास्ट है उनमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड, ये आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो ये सब जो क्या है ये इसके एडवांटेज। अब चूँकि फ्रीक्वेंसी हायर है तो इनके साइज़ भी आप देख रहे होंगे, इनके साइज़ कितने स्मॉल हैं। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट या इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट की टेक्निक्स। चलिए, उसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल। देखिए हमारे आजकल इस पे प्रोजेक्ट्स भी खूब बन रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक बाथरूम लाइट कंट्रोल। मतलब ऐसी टेक्निक पढ़ी है ना आपने कि हम जब रूम में आए तो लाइट ऑन हो जाए और हम जब रूम से बाहर जाएँ तो लाइट ऑफ हो जाए। तो ये वाली जो टेक्निक होती है वो इसी में काम में आती है, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल में। ठीक है, मतलब क्या है इसका बेसिक या सिंपल से वे में अगर हम बात करें तो इसका ये है कि अगर कहीं पर लाइट जो है वो यूज़ नहीं हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो हम ऐसे सेंसर या हम ऐसी टेक्निक बनाएं जो ऑटोमेटिकली उस लाइट को ऑफ कर दें। अब जैसे अगर अपन अपने घरों की बात करते हैं तो घरों में तो हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि बंदा अगर रूम से बाहर जा रहा है तो लाइट ऑफ करके जाए। उसमें भी कई लोग नहीं करते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिक रूम लाइट कंट्रोल बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें अगर मान लो किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो किसी बड़ी इंडस्ट्री की जब अपन बात करते तो वहाँ पे ये मेथड, ये चीज़ मतलब थोड़ी इनकन्वीनियंट सी है कि एक बंदा हो सकता है कि हर रूम में जाके चेक ना कर पाए कि लाइट बंद हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए जो ये एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, कि भाई हम ऐसे सेंसर या ऐसी टेक्निक बना लें जो ये हमें सेंस करके दे दे कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। तो ये तो है बेसिक फंडा ऑफ एनर्जी एफिशिएंट का। अब इसमें क्या होता है, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये सेंसर क्या करेंगे, ये मान लो आपने किसी पर्टिकुलर स्पेस की बात कर ली या कर लो कि आपने अपने रूम की बात कर ली, तो ये ऑक्यूपेंसी सेंसर क्या करेगा, ये आपके रूम में मूवमेंट और साउंड को मेज़र करेगा। अगर मूवमेंट और साउंड आपके रूम में नहीं हो रही है तो ये ऑक्यूपेंसी सेंसर कहेगा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट और कुछ नहीं है। तो इसका सर्किट इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये वहाँ की लाइट को स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूज़र पर कि वो इसे मैनुअल करना चाहता है कि उसे ऑटोमेटिक करना चाहता है। अब जो नेक्स्ट है इसमें एनहांसमेंट, वो है टाइम बेस्ड कंट्रोल। टाइम बेस्ड कंट्रोल क्या है, टाइम बेस्ड कंट्रोल ये है कि आप क्या करो, टाइम डिसाइड कर दो। जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना कोई, जैसे मान लो मैं अगर थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गई और उसके तुरंत बाद आ गई तो वहाँ पे मैं इसको स्विच ऑफ नहीं करती, क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए गई हूँ तो वापस मुझे ऑन करना पड़ेगा।
तो वहाँ पे अगर हम बार बार ऑन ऑफ करेंगे, वो भी तो एक स्विचिंग लॉसेस प्रोड्यूस करता है ना, बार बार आप किसी स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर दो कि इतने टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर रूम में कोई मूवमेंट या कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आप वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, और अगर उस टाइम लिमिट को क्रॉस कर दे, अगर उस टाइम लिमिट से पहले वहाँ पे हो जाता है तो उसको ऑन रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल। अब ये एक ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल का एक सिंपल सा सर्किट बनाया गया है। इसमें एक पर्टिकुलर नोब होती है या एक डायल टाइमर होता है या एक स्प्रिंग बाउंड मैकेनिकल टाइमर होता है, जो क्या करता है उसको अपन ऐसे घुमा के और जो भी आपका डिज़ायर टाइम है वो सेट कर देते हैं। अब होता क्या था कि पहले कन्वेंशनली ये मेथड जब यूज़ करते थे तो जब हम इस नोब को ऐसे मूव करते थे तो ज़रूरी नहीं होता था कि ये नोब जो है वो उस स्प्रिंग से कनेक्टेड है भी या नहीं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ किए गए। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो आसानी से इस टाइमिंग को मूव कर देते हैं और हमारा जो सिस्टम है वो वेल डिज़ाइंड हो जाता है अपनी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल की चीज़ों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट आता है डे लाइट कंट्रोल। अब डे लाइट कंट्रोल का सबसे अच्छा काम क्या है? फोटोवोल्टिक सिस्टम आप यूज़ कर लीजिए। फोटोवोल्टिक सिस्टम तभी लाइट देगा जब उस पर सन की रेडिएशंस आएंगी। तो अगर आप डे लाइट कंट्रोलर करना चाहते हो तो वहाँ पर आप फोटोवोल्टिक सेल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आता है लोकलाइज स्विचिंग। लोकलाइज स्विचिंग मतलब अगर आप एक लार्ज स्पेस को कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या करो, इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर लो उस एनवायरनमेंट में, और ये जो मेथड है ये आपको एनर्जी सेविंग की फैसिलिटी देता है। तो इस तरह से ये जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इन सबको स्टडी कर लिया है। थैंक यू।